दोस्तों जय हिंद। पेशे खिदमत है हमारा तीसरा एपिसोड अमर शहीद सुखदेव थापर की ओर। दोस्तों ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मुझको कि सुखदेव थापर जी कौन थे। सुखदेव थापर जी राजगुरु और भगत सिंह के साथी थे जिनको जंग आज़ादी में फांसी मिली थी। हम अपने साथियों के साथ कुछ रोज़ हुए सुखदेव जी के घर गए थे लुधियाना। वहाँ कोने में हमें सुखदेव जी बहुत उदास दिखे और उनके आंखों में आंसू भी थे। मेरे को देखकर वो बोलते हैं कि हमें आज अपने मुल्क के रहनुमाओं से, मुल्क के सियासतदानों से, मुल्क के पॉलिटिशियन से कोई उम्मीद नहीं है। उस वक़्त 47 से पहले जो मुल्क को यूथ से उम्मीद थी, नौजवानों से उम्मीद थी, यानी मेरे से उम्मीद थी, भगत सिंह से उम्मीद थी, राजगुरु से उम्मीद थी, सुभाष बाबू से उम्मीद थी, वो हमने किया। अब मेरे देश को, मेरे हिंदुस्तान को, मेरे भारत को उम्मीद है अपने यूथ से, अपने नौजवानों से। हमने तो दोस्तों अपनी जान दे दी, लेकिन हम इस उम्मीद पर गए हैं वहाँ भगवान के पास कि इस देश को अब मेरे नौजवान, मेरा यूथ आगे चलाएगा। सो मेरे दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आप सबको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हम सिर्फ सुखदेव और सुखदेव जैसे साथियों की उम्मीद अपने यूथ, अपने नौजवानों की तरफ ये उम्मीद पेश कर रहे हैं। इसको देखिए ध्यान से, अगर हो सके तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज दोस्तों हम अपनी कड़ी का, अपने सीरियल का अगला एपिसोड लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज हम जिस शहर में हैं उस शहर को पंजाब का, हिंदुस्तान का मिनी मैनचेस्टर कहा जाता है। मिनी मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा हौजरी का काम होता है। और यहाँ का, जब मैंने कह दिया हौजरी का काम होता है, तो मतलब ये है कि यहाँ की आबादी का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो हौजरी है। इस शहर को मैं आज सलाम इसलिए करना चाहता हूँ, हौजरी की वजह से नहीं करना चाहता। हिंदुस्तान में शायद ही कोई शहर ऐसा होगा कि जिस शहर में दो हमारे इनकलाबी पैदा हुए हों, दो स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए हों, दो जंग आज़ादी के सिपाही पैदा हुए हों। एक करतार सिंह सराभा साहब, एक श्री सुखदेव जी। देखिए दोस्तों, करतार सिंह सराभा साहब के नाम पर यहाँ एक बस्ती है, सराभा नगर कहा जाता है उसको। सुखदेव जी के हम पुश्तैनी मकान के पास खड़े हैं। उनके हम अभी हम अंदर जाएंगे। उनके भतीजे साहब से हमने गुजारिश की थी, और उनके एक भतीजे साहब के जो साहबजादे हैं उनको भी हमने गुजारिश की थी। एक हमारे यहाँ पुलिस में हमारे जानकार हैं, उनको भी हमने गुजारिश की थी, वो भी हमारे साथ आ जाए हैं। उन सब ने बहुत हम पर एहसान किया है, हमारे चैनल पर एहसान किया है, जो हमें अपना कीमती समय दिया है। लेकिन दोस्तों ये उनका फ़र्ज़ बनता था, क्योंकि ये बातें मैं ये समझता हूँ कि हमारी नई जनरेशन को बतानी बहुत ज़रूरी हैं कि ये मुल्क आज़ाद कैसे हुआ, ये आज़ादी 75 साल पहले हमें कैसे मिली, वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। अरे यार, जान की कुर्बानी दी है उन्होंने, ऐसे ऐसे नहीं भाई कोई। अब आजकल एक उंगली पे चोट लगती है ना, तो माँ बाप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो उन लोगों ने फांसी का फंदा पहना था। और दोस्तों ये बताते हुए सच मानिए बहुत दुख होता है कि सुखदेव आज भी, मरकर भी उन तंग गलियों में शायद मौत के बाद भी रो रहा है कि उसको मौत के बाद भी प्रॉपर जगह नहीं मिल पाई, उसको वो प्रॉपर इज्जत नहीं मिल पाई, उसको वो प्रॉपर स्मारक नहीं मिल पाया, उसको वो प्रॉपर मेमोरियल नहीं मिल पाया। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि लुधियाना शहर की आधी जनता, मैं लुधियाना की बात कर रहा हूँ, भी शायद नहीं जानती होगी सुखदेव कौन है। ये हमारी मुल्क की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन बहरहाल अब इसका तो कोई इलाज हमारे पास नहीं है। जितना हमारे हाथ में है हम वही कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश का नतीजा ये हमारा एक कोशिश है, प्रयास है। और हम इसके ज़रिए हम आवाम को ख़ास तौर पर, मैं कह रहा हूँ ख़ास तौर पर हमारी यंग जनरेशन को हम ये बताना चाहेंगे कि सुखदेव जी कौन थे। सुखदेव जी
के बारे में तफसील से और इस मकान के बारे में उनके हम भतीजे साहब से गुजारिश करेंगे, अशोक थापर जी से। वो हमें मकान भी दिखाएंगे, बताएंगे भी कि भगत सिंह के साथ उनके क्या ताल्लुकात थे, कहाँ कहाँ उनके साथ रहे और इस मकान को मेंटेन करने में उनके क्या दिक्कतें आई, वो सब बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं भी खुद स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, तो मेरे को इस मुल्क का आज़ादी और ग़ुलामी सब पता है। तो मैं अंदर जाने से पहले, उनको आवाज़ देने से पहले, मैं चाहूँगा कि टिमी बारी एक बार ये माइक पकड़ लें कि मैं अपनी ट्रिब्यूट पे कर सकूँ सुखदेव जी को। टिमी बारी एक मिनट पकड़िए ज़रा। थैंक यू सो मच। आइए अब अंदर चलते हैं, आइए। हम अपने चैनल की तरफ से और अपने सारे सामीन की तरफ से, सारे हिंदुस्तान की तरफ से, सारे NRI की तरफ से अपने मेहमान ख़ुसूसी अशोक थापर जी, जो कि सुखदेव थापर जी अमर शहीद, का इस्तकबाल करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत मसरूफियात लम्हात में से कुछ लम्हे हमें देने के लिए कबूल किए। आज हम उनसे बहुत कम लफ्ज़ों में, बहुत कम वक्त में उनसे गुफ्तगू करेंगे। कम मैंने इसलिए कहा है कि देखिए, ये भी एक हमारी हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि हम लोग जो हैं पढ़ लिख गए हैं, बहुत सियाने हो गए हैं और हम लोगों के पास अच्छी बातों के लिए, अच्छे कामों के लिए, अच्छा देखने के लिए, अच्छा सुनने के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। इसलिए हम हर एक अपने ख़ास मेहमान से कहते हैं कि थोड़ा कम लफ्ज़ों में आपसे, कम वक्त में कम लफ्ज़ों में बात करेंगे आपसे। तो ये हमारी मजबूरी है। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मैं महक चैनल की तरफ और नरेश राज जी, डॉक्टर नरेश राज जी हमारे यहाँ लुधियाना में शहीद आजम सुखदेव थापर की जन्मस्थली पर आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ आकर बहुत एक उपराला किया है कि अपने चैनल के माध्यम से। और मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान में हमारे भगत सिंह के साथी सुखदेव थापर जी और राजगुरु जी, जो कि महाराष्ट्र में उनका जन्म स्थान है और लुधियाना में शहीद आजम सुखदेव थापर जी का जन्म स्थान है, जहां हम आज बैठे हुए हैं। 1907 में उनका जन्म माता रली देवी और पिता रामलाल जी के घर जन्म हुआ था। यहाँ 4 साल की उम्र में यहाँ बचपन उन्होंने बताया। उसके बाद ये लाहौर में चले गए इन्हें माता पिता, और कुछ समय वहाँ पे पढ़ने के बाद भगत सिंह के साथ कॉलेज में उनका इंतकाल हुआ। और स्कूल में सुखदेव जी के क्लास फेलो थे कि कॉलेज में? कॉलेज में हुए। स्कूल में बहुत कम लोग थे जो कि लुधियाना से जहाँ लाहौर चले गए। कई बार ऐसा होता था कि कॉलेज जो होता, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि कॉलेज जो होता था लाहौर में होता था। पंजाब लुधियाना में एक, लाहौर और पंजाब एक ही थे। तो हमारे बुजुर्ग जैसे बताते हैं, ये लाहौर में पढ़ने चले गए तो वहाँ इनकी मुलाकात राजगुरु सुखदेव से साथ। हमारे सामीन को ये भी बताइए कि आपके उनसे क्या रिश्ता है? अब मैं उनका वंशज हूँ। हमारे जो थापर बरादरी के कई लोग हैं, हमारे वंशज हैं जो सुखदेव जी के, क्योंकि सुखदेव जी की शादी नहीं हुई थी तो उनके माता पिता भी उनको साथ लेकर चले गए। कुछ टाइम बाद उनके पिताजी की देहांत हो गई और माता जी ने, रली देवी ने, यहाँ हमारे एक मकान में रहते रहे थोड़ी देर, वो भी उनका देहांत हो गया। तो वो भगत सिंह के साथ उनका मुलाकात हुई और उन्होंने लाला लाजपत राय की जो हालत की, उनको लाठियां मार के उनको मार दिया। उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं उन लाला जी का बदला जरूर लेना है, चाहे जैसे मर्जी। उसी हिसाब से उनकी मुलाकात भगत सिंह राजगुरु से हो गई। तो उन्होंने प्रण ले लिया कि मैंने देश को आज़ाद करवाना है, जैसा भी तैसे मैंने देश को। उनका जज्बा था उनके भी, क्योंकि जो हमारे बचपन में भी हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जो यहाँ तिया का मेला लगता था, यहाँ पे जहाँ ये वृक्ष है ना, जहाँ बहुत मान्यता है इसकी, यहाँ सबसे पहले 100 साल पहले से सबसे पहले तिया का मेला लुधियाना में लगता था। क्योंकि यारे बुजुर्ग दादा बताते हैं, फादर बताते हैं कि यहाँ की आबादी 50,000 की थी। आधे मुसलमान थे, आधे हिंदू लोग थे। जो उस एरिया ही था जो हिंदू इधर था। तो यहाँ पे जो मेला लगता था, वहाँ भी झंडा और तीर कमान लेकर, पिस्टल प्लास्टिक की लेकर वो उठाया खेला करते थे उनके साथ, जो हमारे दादा बताते हैं।
शुरू से ही शुरू तो तो फिर ये दोनों की दोस्ती कॉलेज से शुरू हुई, जंग आज़ादी में भी इकट्ठे रहे। बिल्कुल। सांड्रस का जो हुआ उन्होंने उसमें भी इकट्ठे थे। सांड्रस के कत्ल में सबसे पहले जो लाहौर में केस हुआ, सुखदेव वर्सेस अंग्रेज सरकार था। ये इनका नाम भगत सिंह और राजगुरु और 20 लोग और थे जिनका नाम बाद में था। सुखदेव वर्सेस अंग्रेज सरकार था। तो उसी हिसाब से इनको फांसी दी गई और 24 तारीख का मुकर्रर हुआ था ये केस फांसी देने का टाइम, इन्होंने 23 को दे दी। एक दिन पहले कर, एक दिन पहले कर, क्योंकि पूरी सरकार को डर था शायद कोई दंगा हो जाएगा, हाँ जी, लोग बिल्कुल बेकाबू हो जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो नेशनल असेंबली में जो धमाका हुआ था उसमें भी सुखदेव जी उनके साथ थे? बिल्कुल साथ थे जी। ये प्लानर थे, इनका दिमाग था, जो प्लान करते थे वही काम ये भगत सिंह राजगुरु करते थे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ तब से चंद्रशेखर आजाद तो थे इनके साथ ही, वो उनका था लक डिफरेंट। उनका नज़रिया था कि अकेले ही लड़ने चले जाते थे अंग्रेजों के साथ, वो बेपरवाह थे। आजकल की पीढ़ी को मैं ये बताना चाहता हूँ, उनमें जज्बा था। आजकल के नौजवान पीढ़ी को पता ही नहीं शहीद सुखदेव लुधियाना में कहाँ पे रहते हैं। ये तो हमारे आपके चैनल के मदद से या प्रेस मीडिया जो हमारी चैनल जो हैं वो हमें 40 साल तो मेरे को हो गए। ये जी और भगत सिंह जी के उम्र में कितना फर्क था? ये जी उनका जन्म 1907 में हुआ है जी। उनका एक का है 4 महीने का, ये बड़े थे, सुखदेव बड़े थे। दोनों 23 और 24 के बीच में, 23 और 24 के बीच में थे। उसके बाद 4 महीने अगस्त में हुआ था उनका राजगुरु का। ये पिछले महीने सितंबर में हुआ भगत सिंह का जन्म। मतलब 4-8 महीने का ही फर्क था इनका और बराबर थे इसकी उम्र। ये तो आपने सब बात बताई उनकी जंग आज़ादी की, कैसे उन्होंने शिरकत की, कैसे उन्होंने असेंबली में बम डाला, कैसे सांड्रस सत्याग्रह उन्होंने सारा किया, एग्जीक्यूशन की, कैसे उनको फांसी की प्लानिंग हुई, उनको दी गई। अभी इस मकान के बारे में बताइए, आपको इस मकान से कब आपने ये कवर किया, ये मकान में आपने कैसे कैसे आपको दिक्कतें आई और अब क्या दिक्कतें आ रही हैं, और आपको ये मकान से क्या मोहब्बत और क्या आपके मकान के जरिए आप हिंदुस्तान को क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं, ये बताइए। देखिए जी, 1907 में उनका जन्म हुआ और 11-12 में चले गए। उसके बाद हमारे जो कज़न थे, उनके जो कज़न थे, हमारे बुजुर्ग जो थे, काफ़ी लोग थे उनमें जो रिलेशंस में आते थे, उन्होंने जो जगह एक गरीब फैमिली थी उनको दे दी रहने के लिए। बहुत गरीब थे और उनके 7-8 बच्चे थे लड़के, और वो मतलब 1907 में लेकर 11 में लेकर 2007 में उनसे जगह मैंने खाली कराई। इतने साल रहे, उनका कोई किराया नहीं लेते थे। उसका बिजली भी जहाँ पे नहीं थी, बिजली का बिल जो है ट्रस्ट दे रही है, शहीद सुखदेव थापर मेमोरियल ट्रस्ट दे रही है आज तक। और उनको खाली कराने के लिए सरकार ने हमें बोला कि आप खाली आप कराओ, पैसे आप दो, हम म्यूजियम बनाएंगे। हमने 5 लाख रुपया देकर उस विडो रह गई थी एक, हाँ, और सारे बेटे डेथ हो गए थे। उनके बाद उनकी एक लेडी रह गई थी, वो विडो थी, उनको हमने मकान लेकर दिया 5 लाख का मकान लेकर दिया। उसकी एक ननान थी, उसकी शादी हमने 1.5 लाख रुपया देकर करवाई। ये जगह खाली कराने के बाद 2013 में हमें डिप्टी कमिश्नर लुधियाना मिस्टर राहुल तिवाड़ी ने भारी फोर्स के साथ इसको ताला लगा दिया। मैंने मीडिया के सामने ये रखा कि शहीद सुखदेव तो थे, वो अंग्रेजों के टाइम भी बंदी रहे लाहौर में और यहाँ भी हिंदुस्तान में बंदी रह गए, बंदी रह गए। हमने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के ऑर्डर के बाद ये ASI को सॉल्व कर दिया गया, उस आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट। उसके साथ हमें मेंबर बना दिया कि जो डिप्टी कमिश्नर लुधियाना आएगा और आर्कोलॉजी का जो हेड होगा चंडीगढ़ IAS अफसर और शहीद सुखदेव थापर मेमोरियल ट्रस्ट के जो मेंबर हैं वो एसोसिएट होंगे, उसकी देखभाल करेंगे। पर 2021 आ गया, 8 साल में एक मीटिंग किया है मिस्टर रजत अग्रवाल डिप्टी कमिश्नर थे लुधियाना में, आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई देखभाल नहीं करना है। जब हाई कोर्ट में हम गए थे, हम 81 लाख रुपया इसके लिए पास हुआ था।
टोटल 3 करोड़ 24 लाख रुपया पास हुआ था, जो सेंटर सरकार थी कांग्रेस की थी। उन्होंने यहाँ पे सरकार अकालियों की थी, उन्होंने 3 करोड़ 24 लाख रुपया उधम सिंह, भगत सिंह और सुखदेव ये डिवाइड कर दिया। 81 लाख की लागत से देखो आपके सामने कितने पैसे लगे हुए हैं। 2013 से लेकर 16 तक ये काम चलता रहा। एक बार मैं आपसे बात करने से पहले, एक शायद आपने सुना होगा, राहत इंदौरी साहब एक शायर हुए हैं बहुत अच्छे, सुना है जी? उन्होंने एक जगह एक शेर पढ़ा था, आज मुझे आपसे बात करते याद आ गया। वो मैं बात शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा क्यों पढ़ा है। वो कहते हैं कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के भीतर झूठों की एक मंडी है, घर के भीतर झूठों की एक मंडी है, बाहर लिख रखा है सच बोलो। अब ये शेर मैंने क्यों पढ़ा? हमने एक चैनल पर आपकी गुफ्तगू सुनी थी, उसमें आपने ये बतलाया था कि हमारे बहुत ही संजीदा दिखने वाले वजीर खजाना है पंजाब के, जो कहते हैं कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, सच के अलावा सोते हुए भी झूठ नहीं बोलता, जागते हुए तो क्या झूठ बोलूंगा, और हमेशा वो अल्लामा इकबाल के शेर पढ़ते हैं, बहुत ही सच बोलते हैं, ये कहते हैं। तो उन्होंने आपको 1 करोड़ रुपए अनाउंस किया था। बिल्कुल किया और था। आपको वो आज तक 1 रुपया नहीं पहुंचा उसका। मैं उनका नाम भी लेता, मैं उनका भी नाम ले देता हूँ। 100 साल जब हो गए, भगत सिंह के सालाना था, 100 साल पूरे हो गए थे। डिप्टी कमिश्नर लुधियाना मिस्टर गुजर थे, सुमेध सिंह गुजर, उन्होंने मीटिंग बुलाई, एमएलए एमपीज, और मुझे भी वहाँ पे इनविटेशन आया। जब मीटिंग हो चुकी उसके बाद उन्होंने अनाउंस क्या किया, मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि शहीद सुखदेव थापर जी के घर भगत सिंह का सालाने की मीटिंग वहाँ पे रखी जाएगी। जो मशाल है अमृतसर के लिए लुधियाना नौला नौकारा से ले जाएगी। तो मैंने कहा जी डिप्टी कमिश्नर साहब क्या? वो कहते हैं जी यहाँ फंक्शन होगा, यहाँ से मशाल जाएगी और आप इंतज़ाम कर देना लाइट्स वगैरह, टेंट वगैरह का, वो हम करेंगे। 24 फ्रीडम फाइटर को हमने दोशाले उनको स्वागत किया, और यहाँ पे एक 90 लाख और एक 90,000 1 लाख के करीब हमारे पैसे लग गए। जो मंत्री साहब थे तो हमें 1,000 रुपया दे रहे हैं, हमने उनको 1100 रुपये और डालकर 2100 रुपये वापस कर दिया। उसके बाद मनप्रीत बादल आ गया 1 घंटे बाद। हाँ, उन्होंने बोला 1 करोड़ रुपया हम इसको जगह को लिए दे रहे हैं। आज तक उस साल को मेरा ख्याल 10-12 साल हो गए। 10 साल इस वजारत में हो गए, तो कुछ साल कांग्रेस में थे तब भी उन्होंने अनाउंस किया पर कुछ नहीं मिला। और बड़े अफसोस की बात है कि 2 हमारे शहीद हुए हैं जो इकट्ठे, भगत सिंह और सुखदेव जी इकट्ठे, और उन्होंने एकदम दोनों ने इकट्ठे फांसी दी। और एक तरफ तो भगत सिंह के यहाँ जाते हैं चीफ मिनिस्टर हर साल, यहाँ एक एमएलए नहीं आता। 18 करोड़ की लागत से जो म्यूजियम बनाया गया खटखड़ कला में, तो हमारे यहाँ 2019 में 1 करोड़ रुपया 15 अगस्त को पास कर गया कैप्टन साहब, और 1 करोड़ के नजर ही नहीं आ रहा कहाँ लगा। अब डिप्टी कमिश्नर मीटिंग करते हैं, 50 लाख आ गया। 50 लाख को कहते हैं इसके घर पे लगेगा, इसके घर पे लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। मैंने कहा वहाँ तो बारिश आती है तो पानी खड़ा हो जाता है, सीवरेज की पाइप पे 100 साल पुरानी लगी हुई है, उसका कोई इंतजाम नहीं, तो यहाँ 50 लाख का क्या करेंगे? 81 लाख पहले आ गया, वो नहीं लगा तो इर्द गिर्द हो गया, तो 50 लाख ये भी इर्द गिर्द हो जाएगा। ये आपके सामने देख रहे हो कितने पैसे लगे हुए हैं, 5 लाख से ज़्यादा नहीं। मेरे को डिटेल पूरी नोट है, कितने कारीगर है 2013 से लेकर 16 तक, कितने कारीगर है, कितने मिस्त्री है, कितना ये चूना आया, मेरे को एक पॉइंट नोट है, वो उसके हिसाब से 5 लाख से ज़्यादा नहीं लगा। अब मैं ना जी आज थापर साहब इस पवित्र और इस नेक और इस मुकद्दस जगह पर बैठकर राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के सुप्रीमो हैं, उनसे हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर ये गुजारिश करता हूं कि देखिए लीडर साहिबान तो झूठ बोलते ही हैं, उनको आप रोक नहीं सकोगे, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, उनको बोलना ही पड़ता है, उनकी मजबूरी है। लेकिन कम से कम आप अपने पार्टी के लीडर साहिबान को ये जरूर कहिएगा कि शहीदों के साथ मत झूठ बोलें यार, उनको मत जलील करें, उनको ऐसा झूठ नहीं पसंद, वो ऊपर बैठे रोते होंगे, ऐसा उनको समझाइए कि ऐसा झूठ मत बोलें। और मनप्रीत को कहें, आप कहें, आप तक ये बात पहुंचेगी,
जरूर पहुंचेगी, एक दिन पहुंचेगी। आप मनप्रीत को कहें कि जाके 1 करोड़ नहीं तो कम से कम 10-15 लाख तो दिया जाकर यार, क्यों झूठ बोलते हैं सारा दिन? तो कितने दुख और तकलीफ की बात है ये। तो थापर साहब क्यों नहीं रोएंगे? ये स्वतंत्रता सेनानियों की जो 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 पोते पोतियां हैं वो क्यों नहीं रोएंगे? आप ये हिफाजत कर रहे हो मुल्क के स्वतंत्र सेनानियों की। बहुत दुख की बात है थापर साहब, लेकिन आपने आज जो आप कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। आज आप राहुल गांधी की बात कर दी। जी सर। मैं मैं राहुल गांधी की भी आपको बात बता देता हूँ। मैं 1975 से लेकर 79 तक इंदिरा गांधी के साथ रहा हूँ। राजीव गांधी जब तुर्कमान गेट जब गिराया गया वहाँ पे असफ अली रोड पे, तो मैं संजय गांधी के साथ था। उसके बाद इंदिरा गांधी की जब इमरजेंसी लगी, 77 में इमरजेंसी लगी, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर मिस्टर बादल थे। 1 साल के बाद उन्होंने जब केस हुआ पटियाला हाउस में, मेरे को तो जज का नाम भी पता है, ये जज का नाम ही बता दे कोई एमपी, किस जज पे किसने जमानत दी वो ही बता दे, मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। जो कोई बता दे कि जमानत किसने दी है, तब मैं साथ था, तब मेरे को मालूम है। और मैं दूसरी महात्मा गांधी की बात आज बता देता हूँ। खुशवंत सिंह उनके जो थे, अगर महात्मा गांधी चाहते इनको कभी फांसी नहीं होती, क्योंकि अंग्रेज डरते थे उनसे कि महात्मा गांधी अगर रोला पाएगा तो ये इनको फांसी नहीं दी जाएगी। और मेरे को 5-7 साल पहले शत्रुघ्न सिन्हा मेंबर पार्लियामेंट में को सवाल पूछे गए थे मेरे से, क्या महात्मा गांधी चाहते हैं उनको बचा सकते थे? मैंने कहा बिल्कुल बचा सकते थे, क्योंकि अंग्रेज डरते थे। वो महात्मा गांधी खुद चाहते, खुशवंत सिंह इनका गवाह था, इनको फांसी दी गई है। अगर इनको फांसी महात्मा गांधी चाहते तो इनको फांसी नहीं दी जाती। चलिए सर, अब हम आपके साथ आपका ये सुखदेव जी का आपके साथ घर देखना चाहेंगे। जरूर देखिए। मैं उनकी यादें हम सब लोगों तक मैं महक चैनल की तरफ जो आए हैं हमारे, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और दूसरी बात, मैं ये आने वाली पीढ़ी को एक थोड़ा सा संदेश देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के नौजवानों को, जो आने वाली पीढ़ी है, देश के लिए लड़ो और मरो। जय हिंद, जय भारत। ये पुराने स्टाइल दे थे लगे हुए सी सारे, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਡੀਸੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਗੋਡਰੇਜ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਰ ਲਗੇ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੁੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੌਕ ਹੈ। ਆ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪਰਛੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ, ਕਿ ਇਹ ਝੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਛੋਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਟਰਿਨ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ, ਆਰਕੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਚਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਕੋਲੋਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਭੂਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਹਵਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਕੋਲੋਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਵਾ ਆਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਛਾਤਰ ਝਾਲਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਰਕੋਲੋਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਤਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਕਲੀ ਚੂਨੇ ਦੀ ਚਨਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ, ASI ਸਾਨੂੰ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
पर सरकारां 26,000 रुपए की तनख्वाह दे एक बंदा रखिया सी, ਉਹਦਾ कोई काम नहीं सी, सवेरे 10 ਵਜੇ आके 5 ਵਜੇ खोल ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹ 10 ਵਜੇ ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। पर ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕੇਲੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਾਂਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਵਨ ਜਗ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਈਦਾ। ਔਰ 15 ਮਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਰ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਵਿਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰ ਕਰੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। बस स्लैब हो गया, खा गए बस 5 लाख। अब हम आखिर में अपने चैनल की तरफ से आप सब से इजाज़त चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने सुखदेव जी के साथ इंसाफ नहीं किया, वो शायद हमारा ये थोड़ी सी हमारी कोशिश या प्रयास देखकर कुछ कोशिश करेंगे कि जो सुखदेव जी के साथ कुछ थोड़ा सा इंसाफ हो जाए, कि भगत सिंह के साथ जब उनका बुत हम देखते हैं तो हमें लगे कि उनका कद भी उनके बराबर है और होना भी चाहिए। और हम सरकार से भी, पंजाब सरकार से ख़ास तौर पर, क्योंकि पंजाबी हैं वो, पंजाब सरकार की ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि इस मकान का भी ध्यान रखें और उनका एक मेमोरियल भी ज़रूर बनाएं। क्योंकि मैं ये फिर कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा, चाहे बार बार एक बात कहनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो कौमें, जो मुल्क अपने शहीदों को भुला देती हैं तो वो कौमें, वो मुल्क बर्बाद हो जाती हैं, तबाह हो जाते हैं। तो अपने कौमों को, मुल्क को बर्बाद मत होने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, आदाब। आजादी के क्या है मायने भूल गए लोग, शहीदों के सब किस्से भूल गए लोग, शहीदों के सब किस्से भूल गए। याद रहा बस ऐश परस्ती का मंजर, हाथ में पकड़े हैं कुछ नफरत के खंजर, किसने दिए हैं धूप में साए भूल गए लोग, शहीदों के सब किस्से भूल गए लोग, शहीदों के सब किस्से भूल गए।